ये कहानी है एक प्राइवेट डिटेक्टिव की जिसने अपनी जिंदगी में बहुत सारे मर्डर मिस्ट्रीज को सुलझाया है, मगर अब उसके सामने है एक पादरी का मर्डर केस जिसने पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया है। सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं वेक अप डेड मैन के बारे में। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक प्राइवेट डिटेक्टिव को देखते हैं जिसका नाम है बेनोइट ब्लैक। अभी उसके हाथ में एक कहानी है जिसे वो बड़े ही ध्यान से पढ़ रहा है। तभी दूसरी तरफ हम एक नौजवान को देखते हैं जो अभी अभी पादरी बना है, मगर गुस्से में उसने एक आदमी को एक दमदार पंच मार दिया क्योंकि पहले वो एक बॉक्सर हुआ करता था। पर जैसे ही ये बात चर्च में बाकी लोगों को पता लगी, उसके खिलाफ एक बैठक बैठाई गई कि उसने जो कुछ भी किया है वो नियमों के खिलाफ है। इस नौजवान पादरी का नाम है जूड डुप्लेंटिसी। यहाँ पर जब पूरा का पूरा काउंसिल जूड से बात करता है तब हमें उसकी पूरी कहानी पता लगती है कि जूड पहले एक बॉक्सर हुआ करता था, वो भी बहुत खतरनाक। एक दिन जब वो रिंग में लड़ रहा था तब वो अपना आपा खो बैठा और अपने सामने वाले बॉक्सर को उसने जान से मार दिया। तब से ये गिल्ट उसे अंदर से खाने लगा कि वो एक दरिंदा है और उसने बहुत ही बुरे काम किए हैं। किसी भी इंसान को मार देना इससे बड़ा गुनाह नहीं हो सकता। तब अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए उसने निश्चय किया कि वो एक पादरी बनेगा और अपना पूरा का पूरा जीवन समर्पित कर देगा ईश्वर को। और अभी भी उसके विचार वैसे ही हैं। अभी भी वो ईश्वर को अपनी पूरी जिंदगी समर्पित करना चाहता है। मगर आज जो कुछ भी हुआ वो गुस्से में हुआ। उसके अंदर अभी भी वो बॉक्सर छुपा हुआ है जो गुस्सा आने पर या अपने आप को बचाते समय एक्टिव हो जाता है। पूरी की पूरी काउंसिल इस बात को सुन रही होती है। फिर जूड को बाहर भेज दिया जाता है इंतजार करने के लिए। ये सब लोग कुछ देर आपस में बात करते हैं, फिर आते हैं बाहर पादरी लैंगस्ट्रॉम और बात करने लगते हैं जूड से। जूड यहाँ माफी मांगता है लैंगस्ट्रॉम से और उसे कहता है कि मुझे बस एक आखिरी मौका चाहिए। मुझे अपनी गलती का अंदाजा है, मैं भविष्य में कुछ भी ऐसा नहीं करूंगा। इन बातों को सुनने के बाद लैंगस्ट्रॉम कहता है कि अंदर तुमसे सारे लोग बहुत ही ज्यादा दुखी हैं। अब कोई भी नहीं चाहता कि तुम यहाँ पर रहो। तुमने जो कुछ भी किया है उस चीज ने पूरे के पूरे पादरी समाज को शर्मसार कर दिया। इन बातों को सुनने के बाद जूड दुखी हो जाता है। तब लैंगस्ट्रॉम कहता है कि तुम्हारे पास एक ही रास्ता है और मैं चाहूंगा कि तुम उस रास्ते को चुनो। न्यूयॉर्क के पास एक छोटा सा टाउन है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहाँ पर एक पादरी बना करके भेज सकता हूँ। वहाँ पर एक छोटा सा चर्च है जिस चर्च का मालिक है जेफरसन वीक्स। वो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है उस छोटे से टाउन में। तुम जाओ और उसके अंडर में काम करो। जूड मान जाता है और सीधा पहुँच जाता है उस टाउन में। यहाँ आने के बाद वो जैसे ही दाखिल होता है चर्च के अंदर, देखता है कि यहाँ का क्रॉस गायब है, जो कि एक बहुत ही अजीब बात है। तभी जेफरसन आ जाता है यहाँ पे और जूड को देखने के बाद कहता है कि तुम यहाँ पर मेरी जगह लेने आए हो। जूड कहता है कि नहीं, मैं तो बस आपके अंडर में काम करने आया हूँ। तभी यहाँ पर एक लेडी आती है जिसका नाम है मार्था। मार्था ही देखभाल करती है इस पूरे चर्च का। अगर यहाँ पर किसी चीज की जरूरत है तो उसका इंतजाम वही करे। जेफरसन जूड को कहता है कि जब तुम यहाँ पर आ ही चुके हो तो चल के मेरा कन्फेशन लो। जूड काम पे लग जाता है, मगर जेफरसन यहाँ पर कुछ ऐसी बातें कहता है जिसे सुनने के बाद जूड हिल जाता है। वो सबसे पहले कहता है कि उसे हस्त मैथुन की आदत है और जेफरसन हमेशा ही हस्त मैथुन करता है, कभी कभी तो दिन में 4 बार। इन बातों को सुनने के बाद जूड को याद आता है कि लैंगस्ट्रॉम ने उसे आगाह किया था कि जेफरसन दिमाग से थोड़ा हिला हुआ है। मगर जूड इन सब बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देता और लग जाता है अपने काम पे। वो सबसे पहले जा करके मिलता है मार्था से, क्योंकि यहाँ का अकाउंट्स वही देखती है। जितना भी डोनेशन आता है सब वही रखती है। लेकिन यहाँ पर जूड को एक और बात पता लगती है कि मार्था प्यार करती है सैम नाम के आदमी से जो चर्च के पीछे ही रहता है। फिर वो सैम से भी मिलने लगता है और सैम की बातों से उसे एहसास होता है कि सैम सच में प्यार करता है मार्था से और मार्था भी उससे प्यार करती है। जैसे जैसे समय बीतता है उसके सामने अब एक के बाद एक बातें आती रहती है कि यहाँ के लोग कभी कभी गुस्सा हो जाते हैं। यहीं पर एक कब्र है जो जेफरसन के दादा का है, जिनका नाम था प्रेंटिस वीक्स और वो बहुत ही ज्यादा अमीर थे। एक दिन जूड एक नया क्रूसीफिक्स लेकर के आता है और लगाने लगता है क्रॉस वाली जगह पे। तभी उसे आकर के रोक देता है जेफरसन। कहता है कि उस जगह को खाली ही रहने। जूड को ये बात समझ में नहीं आती। तब जेफरसन कहता है कि ये सब कुछ ग्रेस नाम की एक औरत की वजह से है। जूड को ये बात समझ में नहीं आती कि आखिर ये क्या रहस्य है। वो सीधा जाता है मार्था के पास और कहता है कि ग्रेस कौन औरत है और उसने क्यों चर्च की ऐसी हालत बना दी कि यहाँ पर कोई क्रूसीफिक्स भी नहीं लगाता। तब मार्था पूरी कहानी बता दी है और कहती है कि ग्रेस माँ थी जेफरसन की, मगर ग्रेस अपनी ही दुनिया में रहती थी, उसे किसी से कोई मतलब नहीं था और जेफरसन के दादा को ये चीज देखा नहीं गया। तब उन्होंने ग्रेस के सामने एक शर्त रखी कि अगर वो जेफरसन का ध्यान रखेगी और इसी चर्च के पास रहेगी तभी उसे विरासत की सारी संपत्ति मिलेगी। इस बात को ग्रेस मान गई और जेफरसन धीरे धीरे बड़ा होने लगा। लेकिन एक दिन जेफरसन के दादा प्रेंटिस ने मुझसे कहा कि वो ग्रेस को एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे और उसके कुछ समय के बाद उनकी मौत हो गई। मौत के बाद जब ग्रेस संपत्ति लेने गई तो उसे पता लगा कि कुछ भी नहीं था प्रेंटिस के पास। उसे लगने लगा कि प्रेंटिस ने अपनी सारी की सारी संपत्ति को दान कर दिया था मरने से पहले। ग्रेस के हाथ सिर्फ एक डिब्बी लगी जिसपे लिखा था एडम्स एपल। वो इतना ज्यादा गुस्सा हो गई कि उसने पूरे के पूरे चर्च को तबाह कर दिया। तब मैं उसे रोकने के लिए गई और मैंने कहा कि ईश्वर तुम्हें अभी भी माफ कर सकते हैं। इन बातों को सुनने के बाद वो मेरे ऊपर भड़क गई और उसने बड़ी ही बेरहमी से मुझे पीटा। तब पुलिस वालों ने मुझे बचाया उससे, मगर थोड़े समय
समय के बाद वो कब्र के पास गई प्रेंटिस की और वहीं पर उसकी मौत हो गई। उसके सर के ऊपर चोट लगी थी। अब जूड इन सारी चीजों को समझ चुका है। वो बड़े ही ध्यान से देखता है सबको। एक दिन जब जेफरसन भाषण दे रहा होता है तब टाउन के सारे लोग आते हैं और यहाँ पर हमें पता लगता है बाकी लोगों के बारे में। यहीं पर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम है वेरा। वेरा के पिता जेफरसन के बहुत ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे, मगर एक दिन वेरा ने देखा कि उसके घर पे उसके पिता एक लड़के को लेकर के आए हैं जिसका नाम है शाय, क्योंकि शाय को उन्होंने गोद ले लिया है। वेरा मना नहीं कर पाई। कुछ समय के बाद जब उसके पिता की मौत हो गई तब वेरा ने ही शाय को पाला, क्योंकि अब वो उसका भाई है। मगर धीरे धीरे वेरा को एहसास हुआ कि शाय को एक नेता बनना है और ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए उसने एक यूट्यूब चैनल बनाया है जहाँ पर वो सारी चीजों को डालता है। मगर वेरा को ये चीज पसंद नहीं आती। वो हमेशा ही नफरत करती है शाय से, क्योंकि वो उसे अपना भाई नहीं मानती और उसे लगता है कि उसके पिता ने उसके पास उसे छोड़ करके सबसे बड़ी गलती उसका बचपन भी खराब कर दिया और अब शाय की वजह से उसकी जवानी भी खराब हो रही है। यहीं पर हम एक डॉक्टर को देखते हैं जिसका नाम है नेट। इस पूरे टाउन में वो एक अकेला डॉक्टर है, मगर जब से उसकी पत्नी की मौत हुई है तब से वो परेशान रहने लगा है और जिंदगी से भी उसका भरोसा उठते जा रहा है। फिर हम देखते हैं ली रॉस नाम के एक राइटर को जिसने बहुत सारी कहानियां लिखी है और उसकी कहानियों को लोगों ने बहुत पसंद किया। मगर एक वक्त के बाद उसने निश्चय किया कि वो जेफरसन का फॉलोअर बनेगा और इस टाउन में आने के बाद उसने जेफरसन के ऊपर कहानी लिखना शुरू कर दिया। तभी से उसके डाउनफॉल की शुरुआत हुई है। उसके बाद हम सिमोन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक म्यूजिशियन है, मगर वो ठीक से चल नहीं पाती। उसके पैरों में दिक्कत रहती है, मगर अब वो भी जेफरसन की फॉलोअर बन चुकी है और बहुत सारा डोनेशन दे दी है ताकि उसकी हालत बेहतर हो सके। जेफरसन अपने भाषण में बहुत ही अजीबोगरीब शब्दों का इस्तेमाल करता है और ऐसी बातें करता है जैसी बातें कोई भी पादरी ना करे। ज्यादातर लोग उसके चर्च से उठ करके चले जाते हैं, मगर यहाँ पर जितने भी लोग बचे हैं वो सारे के सारे अंधभक्त हैं जेफरसन के। और इन चीजों को जूड बड़े ही ध्यान से देखता है कि आखिर इन लोगों के साथ हो क्या रहा है। ये कभी भी अपने गुनाहों को कबूल तक नहीं करते। तब वो सबको बुलाता है अपने घर पे खाना खाने के लिए और खाना खाते समय वो शुरुआत करता है अपने आप से। जितनी भी गलतियां उसने की हैं वो अपनी गलतियों को रखता है इनके सामने और कहता है कि अब आप लोगों की बारी है, आप लोग भी अपने गुनाहों को कबूल कर सकते हैं। मैं ईश्वर से आग्रह करूंगा कि वो आपको माफ कर दे। इन बातों को सुनने के बाद ज्यादातर लोग खुश नहीं होते और कहते हैं कि हम ये चीज सिर्फ जेफरसन के सामने करेंगे। तुम कहना क्या चाहते हो कि हम तुम्हारे पास हैं? तुम ये गलत कर रहे हो जेफरसन के साथ। मार्था भी उसे समझाती है कि जूड को ऐसा नहीं करना चाहिए और सारे लोग यहाँ से चले जाते हैं। जूड को एहसास होता है कि ये सारे के सारे लोग अंधभक्त हैं, मगर मार्था अब कन्फेस करना चाहती है। वो अगले ही दिन अपनी जिंदगी के सबसे बड़े रहस्य को कन्फेस करती है। ये रहस्य इतना बड़ा था कि इसे सुनने के बाद जेफरसन भी हिल जाता है। वो आता है जूड के पास और कहता है कि मैं फिर से कन्फेस करना चाहता हूँ और वो शुरुआत इसी चीज के साथ करता है कि उसने फिर से हस्तमैथुन किया। इन बातों को सुनने के बाद जूड कहता है कि तुम एक ढोंगी और पाखंडी हो। मैं तुम्हें बहुत ही अच्छी तरीके से समझ चुका हूँ। मैं इस बात को भी जानता हूँ कि अब तुम एक मर्द भी नहीं हो। तुम्हें जितनी भी बातें कहते हो अपने मन को सिर्फ और सिर्फ शांत रखने के लिए। जितने भी लोग तुम्हारे पास आते हैं तुम उनका फायदा उठा रहे हो और तुम उनके पैसे भी खा रहे हो। कम से कम तुम्हें इस धर्म की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इन बातों को सुनने के बाद एक दमदार पंच मारता है जेफ जूड को और उस पर चिल्ला करके कहता है कि गुस्सा ही सबसे बड़ी ताकत है। माफ कर देना किसी को ये तुम्हें कमजोर बनाता है। जिस दिन तुम अपने गुनाहों को कबूल करोगे तुम्हें कमजोरी महसूस होने लगेगी, इसीलिए मैं ये चीजें नहीं करता। इतना कहने के बाद वो मुस्कुराता है और जूड को कहता है कि मैं तुम्हारे पापों को माफ करता हूँ और जाने लगता है। तब जूड चिल्ला करके कहता है कि तुम एक पादरी के नाम पर कलंक हो। अगर तुम ऐसी ही चीजें करते रहे तो एक दिन मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जेफरसन यहाँ से जाने लगता है। शाई ने इन सारी चीजों को रिकॉर्ड किया है कि इनके बीच आखिर क्या मसला था। कुछ समय के बाद जूड आता है मार्था के घर पे उससे बात करने के लिए, तो देखता है कि यहाँ पर सारे लोग बैठे हैं और जेफरसन इनसे बात कर रहा है। जेफरसन जैसे ही जूड को देखता है उसके ऊपर एक किताब फेंक करके मारता है। जूड निकल जाता है यहाँ से। बगल वाले बार में आकर के वो शराब पीता है और नशे में एक उल्फ स्टैचू को उठाता है। उसे तोड़ने के बाद पहुंच जाता है चर्च के पास और फेंक करके मारता है उल्फ स्टैचू को, जिससे एक कांच भी टूट जाता है यहाँ का। अगले दिन फिर से चर्च में सारे लोग आते हैं और जेफरसन भाषण देना शुरू कर देता है। कुछ देर बोलने के बाद वो जाता है अपने प्राइवेट रूम में जो यहीं पर है और जूड को कहता है कि आगे के कार्यवाही को वो जारी रखे। जूड जब आकर के बातें कर रहा होता है तभी देखता है कि जेफरसन उस कमरे में जमीन पे गिर गया। तब वो जाता है उसे देखने के। कुछ समय वो उसे देखता है तभी बाकी लोग भी चले आते हैं ऊपर। ये लोग देखते हैं कि जूड के हाथों पे खून लगा है और एक खंजर घुसा हुआ है यहाँ पर पीठ में जेफरसन के। इस चीज को देखने के बाद मार्था चिल्लाने लगती है। सब उसे संभालते हैं। वो कहती है कि जरा उस खंजर को देखो, उसके ऊपर शैतान बना हुआ है सैटन। ये शैतान का काम है। तभी यहाँ पर पुलिस वाले चले आते हैं। यहीं पर हम पुलिस चीफ को देखते हैं जिसका नाम है गेराल्डीन स्कॉट। स्कॉट सबसे पहले पूछताछ करना शुरू करती है जूड से, क्योंकि अब शाई ने इंटरनेट पे उस वीडियो को डाल दिया है जिसमें जूड ने धमकी दी थी जेफरसन को। उसी से पूछताछ हो रही है। सबको लग रहा है कि जूड ने ही मारा है जेफरसन को, मगर जूड कहता है कि वो बेकसूर है। मगर स्कॉट कहती है कि सारे के सारे सबूत अभी तुम्हारे खिलाफ है, तुम अब इस टाउन को छोड़ करके नहीं जा सकते। तब जूड वापस आता
आता है और चर्च में ईश्वर के सामने बैठ करके उनसे विनती करता है कि वो सच्चाई को सामने लाए। तभी यहाँ पर आता है डिटेक्टिव बेनोइट ब्लैंक। बेनोइट जूड को कहता है कि मुझे मार्था ने हायर किया है, मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव और मैं कोशिश करूंगा कि सच्चाई दुनिया के सामने आए। जूड कहता है कि मैंने जेफरसन को नहीं मारा। बेनोइट कहता है कि ऐसा हो सकता है, मुझे भरोसा है तुम्हारे ऊपर, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो ताकि हम सच्चाई को दुनिया के सामने ला सके। जूड मान जाता है। सबसे पहले ये लोग जेफरसन की लाश को देखने जाते हैं, उसके बाद वो खंजर को देखता है। जूड कहता है कि ऐसा ही खंजर मैंने बार में देखा था जिस रात में शराब पी रहा था। तब ये लोग पहुंच जाते हैं उस बार में। बारटेंडर कहता है कि ये खंजर यहाँ का नहीं है, ऐसा एक टॉय था, लेकिन वो टॉय टूट चुका था एक सप्ताह पहले ही। बेनोइट बड़े ही ध्यान से इस पूरी जगह को देखता है। कुछ समय के बाद नेट की नजर पड़ती है जूड पे। वो उस पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुमने मारा है जेफरसन को। सारे लोगों को लग रहा है कि जूड ही कातिल है, मगर बेनोइट को ऐसा नहीं लगता। बेनोइट वापस आता है चर्च और उस जगह को ध्यान से देखता है कि आखिर यहाँ पर मरा कैसे जेफरसन। वो पूरी दीवार को देखता है कि क्या यहाँ पर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर पीछे से कातिल आए और जेफरसन की हत्या करके चला जाए, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये दीवार हर तरफ से बंद है। तब ये लोग सीसीटीवी फुटेजेस को देखने जाते हैं और वहाँ पर उन्हें पता लगता है कि जब जेफरसन की मौत हुई थी तब सीसीटीवी कैमरे में भी एक छोटा सा ग्लिच है। बेनोइट जूड को कहता है कि जिस रात तुम उस बार में गए थे उस रात क्या हुआ, सारी चीजों को याद करो और लिख करके मुझे बताओ। जब जूड सारी चीजों को लिखता है, बेनोइट बड़े ही ध्यान से पढ़ता है उस खत को और यही वो दृश्य है जिसे हमने कहानी के शुरुआत में देखा था। बेनोइट देखता है जूड की तरफ और कहता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, मुझे पूरा सच जानना है। तब जूड कहता है कि जेफरसन एक शराबी था, वो चर्च के अंदर भी शराब पीता था। उस दिन जब वो भाषण दे रहा था उसके बाद वो कमरे में चला गया और वहाँ पर शराब पीने लगा। जैसे ही वो नीचे गिरा, सबसे पहले मैं ही गया था उसकी लाश के पास। तभी मेरी नजर पड़ी शराब की बोतल पे। तब मैंने किसी को ये बात नहीं बताई। जब पुलिस वाले लाश को लेकर के जा रहे थे तब मैं वापस आया और उस बोतल को मैंने छुपा दिया ताकि चर्च की रेपुटेशन खराब ना हो। बेनोइट कहता है कि वो बोतल कहाँ पे है। तब जूड भागता हुआ आता है अपने कमरे। वो हर जगह छान मारता है मगर उसे बोतल कहीं भी नहीं मिलती। वो कहता है कि शायद कातिल ने उस बोतल को चुरा लिया। बेनोइट कहता है यानी अब इस बात को हम आगे लोगों को नहीं बता सकते, लेकिन अब हमें बात करनी पड़ेगी सारे के सारे जेफरसन के फॉलोअर्स से। जूड कहता है कि जिस रात मैं उस बार में गया था उससे पहले मैं मार्था के घर गया तो मैंने देखा कि जेफरसन सारे लोगों से बातें कर रहा है और उसने मेरे ऊपर किताब फेंक के मारी थी। इन बातों को सुनने के बाद बेनोइट और जूड दोनों आते हैं सारे लोगों के सामने और कहते हैं कि उस रात आखिर जेफरसन ने तुम लोगों से क्या कहा था। तब कोई कुछ नहीं बताता। तभी शाय आता है और कहता है कि मैंने सब कुछ रिकॉर्ड किया था, उस रात क्या हुआ था और मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। तब ये लोग एक कमरे में चले आते हैं और अंदर से दरवाजे को बंद कर देते हैं। सारे लोग बाहर चिल्ला रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसा मत करो। ये लोग पूरी वीडियो देखते हैं। तब इन्हें पता लगता है कि वीरा ने इस मीटिंग को बुलाया था और उसने सबको कहा कि शाय किसी और का नहीं बल्कि जेफरसन का बेटा है और उसने मेरे पिता को कहा कि वो उसके बेटे को पाले क्योंकि वो सबको सच्चाई नहीं बता सका और मेरे पिता मान भी गए। जेफरसन भी इस बात को एक्सेप्ट करता है। उसके साथ साथ यहाँ बैठे सारे लोगों को धमकी देता है कि वो उन सबको बर्बाद कर देगा अगर किसी ने भी अपना मुंह खोला। उसके साथ साथ वो ये भी कहता है कि वो इस चर्च को बंद कर देगा इस सप्ताह के बाद। शाय कहता है कि मेरे पिता को एक खजाने के बारे में पता लगा था जो $80 मिलियन का है, वो मेरे दादाजी का था, मगर मुझे कुछ बताने से पहले उनकी मौत हो गई। सिर्फ एक क्लू है मेरे पास और वो है एडम्स एप्पल, मगर वो खजाना कहाँ है मुझे नहीं पता। वो बेनोइट को कह के जाता है कि तुम उसे ढूंढो, मैं तुम्हें उसमें से एक हिस्सा दूंगा। इतना कह के जैसे ही वो जाता है ये लोग पूरे जगह को छान मारते हैं मगर इन्हें भी कहीं कुछ नहीं मिलता। इसी बीच स्कॉट मिलने आती है बेनोइट से। उसे कहती है कि जूड ही वो कातिल है। मैंने कैमरे में पूरे फुटेजेस को देखा है। जब जेफरसन नीचे गिरा था तब सबसे पहले उसके पास जूड ही गया था और 9 सेकंड के बाद बाकी लोग आए थे। जूड ही वो आदमी है जिसने स्टैब किया था जेफरसन को, मैं उसे गिरफ्तार करने वाली। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जूड बहुत परेशान है और जंगल में पैदल जा रहा है। तभी वो देखता है कि जेफरसन की कब्र टूट गई और उसके अंदर से जेफरसन जिंदा होकर के बाहर निकल रहा है और जा रहा है जंगल की तरफ। वो एक आदमी का गला पकड़ता है और उसे लेकर के चला जाता है जंगल। इस चीज को देखने के बाद जूड आश्चर्यचकित रह जाता है और भागता है पीछे। फिसलने के बाद उठने के बाद वो जैसे ही अंदर जाता है एक मुक्का आकर के लगता है उसके चेहरे पे और वो बेहोश होकर के गिर जाता है नीचे। कुछ देर के बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसके सामने सैम की लाश पड़ी है, किसी ने उसे स्टैब कर दिया है। जूड भागने लगता है। यहाँ पर स्कॉट आती है और उसके साथ साथ बेनोइट भी। स्कॉट को लगता है कि ये मर्डर भी किसी और ने नहीं बल्कि जूड ने ही किया है। वो लोग चले आते हैं पुलिस स्टेशन और चारों तरफ जूड को ढूंढा जा रहा है। तभी जूड चला आता है पुलिस स्टेशन अपने आप को उनके हवाले करने के लिए। वो सरेंडर करना चाहता है मगर बेनोइट की नजर उस पर पहले पड़ जाती है। वो जूड को लेकर के आता है बाहर और कहता है कि तुम्हें अभी सरेंडर करने की जरूरत नहीं है, मुझे बस इतना बताओ कि नेट का घर कहाँ पे है। ये दोनों आते हैं वहाँ पे। अंदर आते ही ये लोग देखते हैं कि यहीं पर जेफरसन की लाश पड़ी हुई है जो पूरी तरीके से तेजाब से बर्बाद हो चुकी है और उसके लाश के गले को दबा करके रखा है जेफरसन ने। जेफरसन की भी मौत हो चुकी है। यानी ये मामला और भी पेचीदा होते जा रहा है। अगले दिन जब सारे लोग चर्च में होते हैं तब स्कॉट आती है जूड को गिरफ्तार करने के लिए। जूड भी तैयार होता है आत्मसमर्पण के लिए मगर ऐन वक्त पे बेनोइट सबको रोकता है और कहता है कि मेरे पास एक सच्चाई है जो मैं तुम सबको बताना चाहता हूँ। एक
कातिल है जिसने सारी चीजों को बड़े ही अलग तरीके से फ्रेम किया था। सबसे पहले उसे पता था कि जेफरसन शराब पीता है। उसने उसके शराब की बोतल में बेहोशी की दवाई मिलाई। जैसे ही जेफरसन ने शराब पिया वो बेहोश होकर के गिर गया वहाँ पे। तब उसके पास भाग करके जूड गया। जूड ने देखा कि उसके पीछे से खून निकल रहा है मगर वो फेक ब्लड था। जूड ने खून तो देखा मगर वो खून जेफरसन का नहीं था और उसके पीछे जो उल्फ टॉय था वो हमेशा से लगा हुआ था जेफरसन के पीछे। और ये बात मुझे तब पता लगी जब मैं उस बार में गया। मगर उस बार में मैंने एक और चीज देखी। वहाँ पर एक उल्फ टॉय नहीं बल्कि 2 उल्फ टॉयज थे जिन्हें बाद में लाल रंग से रंग दिया गया था। एक उल्फ टॉय को लगा दिया गया था जेफरसन के पीठ के पीछे और एक उल्फ टॉय था उस कातिल के पास। जेफरसन के पीछे जो टॉय लगा था उसके अंदर फेक ब्लड था जिसका एक रिमोट कंट्रोलर था कातिल के पास। जैसे ही जेफरसन नीचे गिरा उसने रिमोट को दबा दिया और फेक ब्लड निकलने लगा। जब सारे लोग इस चीज को देखने में मशरूफ थे तब नेट ने इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाया। उसे पता था कि सब उस पर भरोसा करेंगे क्योंकि वो एक डॉक्टर है। उसने जूड को कहा कि तुम किसी चीज को मत छूना। जूड वहाँ से हट गया और वो गया जेफरसन की लाश के पास। उसने दूसरा उल्फ टॉय अपने पास से निकाला और उससे स्टैब कर दिया जेफरसन को। यानी वो है असली कातिल। इन बातों को सुनने के बाद अब सारे लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर नेट क्यों मारेगा जेफरसन को। और जब जेफरसन मर गया फिर वो जिंदा हुआ और उसने आकर के नेट को मार दिया। ये सारी चीजें बहुत ही सुपर नेचुरल है। बेनोइट कहता है कि मैं भी अंधविश्वास को नहीं मानता था मगर जब बात इस बात पे आती है तो मैं फेल हो चुका हूँ। मैं भी इस केस को नहीं सुलझा सकता। मुझे बस इतना पता है कि नेट ने जेफरसन को मारा था। उसके आगे की गुत्थी को मैं नहीं सुलझा पा रहा हूँ। शाय ने इन सारी बातों को रिकॉर्ड किया है। वो बाहर आकर के कहता है कि कातिल का पता लग गया मगर आगे जो कुछ भी हुआ है उसे बेनोइट भी मान रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा डिटेक्टिव वो भी फेल हो गया इस चमत्कार को सुलझाने। अब सब जगह ये बात ट्रेंड करने लगी है। अंदर एस्कॉर्ट जाती है बेनोइट के पास और उसे कहती है कि मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। तुम कभी भी चमत्कारों में नहीं मानते। तुम्हारे पास शायद जवाब है। इतना कह के वो चली जाती है। तभी मार्था आती है यहाँ पर और बेनोइट की तरफ देख करके कहती है कि तुमने गुत्थी को सुलझा लिया। बेनोइट कहता है कि हाँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम जूड के पास जाओ और सारी चीजों को कन्फेस करो। ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। मार्था कहती है कि हाँ। वो जूड के पास जाती है और कहती है कि मैंने जो कुछ भी किया वो इस चर्च को बचाने के लिए किया। प्रेंटिस के पास $80 मिलियन की संपत्ति थी जिससे उन्होंने एक हीरा खरीदा और मेरे सामने हीरे को निगल लिया और बोला कि ग्रेस को मैं एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। हीरे को निगलने की वजह से उनकी मौत हो गई मगर उन्हें पता था कि उनकी पूरी संपत्ति उनके साथ उनके कब्र में जाएगी। कुछ समय के बाद ग्रेस को यह बात पता लगी कि प्रेंटिस ने हीरा खरीदा था। तब वो हीरे को ढूंढने के लिए चर्च में गई और पूरे के पूरे चर्च को तबाह कर दिया। तब मैं उसके पास गई और मैंने कहा कि मुझे पता है कि वो हीरा कहाँ पे है मगर मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगी। इस बात को सुनने के बाद वो मुझे पीटने लगी। मैंने 60 साल तक इस राज को अपने अंदर दफन करके रखा मगर एक दिन यहाँ पर जूड आया और उसने कहा कि सबको कन्फेस करना चाहिए। तब मैंने निश्चय किया कि मैं कन्फेस करूंगी। मैं चर्च के अंदर आई और मैंने पूरी सच्चाई को कन्फेस कर लिया। तब मुझे पता लगा कि मैंने गलत पादरी से कन्फेस किया है। मैं जूड के सामने कन्फेस करना चाहती थी मगर उस वक्त वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि जेफरसन बैठा था। इस राज के बाद जेफरसन पूरे तरीके से पागल हो गया। उसने सारे लोगों से कहा कि वो 1 सप्ताह के अंदर चर्च को बंद कर देगा। तब मैं डर गई और मैंने निश्चय किया कि मुझे चर्च को बचाना है किसी भी कीमत पे। मैं सीधा गई नेट के पास। नेट भी जेफरसन पे भड़का हुआ था क्योंकि उसने उसे धमकी दी थी। नेट मान गया। मुझे सब कुछ पता था जेफरसन के बारे में। मैंने बेहोशी की दवाई मिला दी उसके शराब में। उसके साथ साथ उसके कपड़े के ऊपर मैंने ही उल्फ टॉय को लगाया था और फेक ब्लड को भी। बाकी सारी चीजें प्लान के मुताबिक हुई। जेफरसन मारा गया लेकिन यहाँ से असली प्लानिंग की शुरुआत हुई। जब जेफरसन को हम दफनाने जा रहे थे तब मैंने उसकी लाश के जगह पे सैम को लिटा दिया ताकि वो जाए कब्र के अंदर। उस कब्र के अंदर जहाँ पर जेफरसन के दादा की भी लाश है और लाश के साथ वो हीरा है। उस चर्च को बचाने के लिए मुझे हीरे की जरूरत थी और सैम मेरी बात मान गया। जेफरसन की लाश को मैंने अपने पास रख लिया और उस ताबूत में सैम को डाल करके भेज दिया उस कब्र के अंदर। और प्लानिंग के मुताबिक हमें पता था कि यहाँ पर चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं। एक दिन सैम उस कब्र को तोड़ करके बाहर आया और वहाँ पर जो आदमी खड़ा था वो कोई और नहीं बल्कि नेट था। फुटेज को देखने के बाद सबको लगा कि ये कोई और नहीं बल्कि जेफरसन है मगर मैं इस चीज को भूल गई कि हीरा कितनी लालची चीज है। नेट के मन में लालच आ चुका था मगर उसी वक्त वहाँ पर जूड भी आ गया। जूड को पंच मार करके सैम ने बेहोश कर दिया मगर उसके बाद उस हीरे के लिए मेरे सैम को मार गिराया नेट ने और मैं इस बात को समझ गई। उसके बाद जब मैं नेट के घर पे गई थी तब मैंने हीरे को देखा। हम दोनों बैठ करके बातें करने लगे। हम दोनों कॉफी पी रहे थे। तब मैंने नेट से कहा कि मुझे पता है कि तुमने इस सैम को मारा है। नेट हंसने लगा और उसने कहा कि हाँ, मैंने ही मारा है और अब तुम भी मरने वाली हो। तब मैंने उससे कहा कि मैं नहीं, तुम मरोगे। मुझे ये बात पता थी कि तुम मुझे मारने की कोशिश करोगे, इसीलिए मैंने कॉफी के मग को बदल दिया था। मेरी कॉफी तुम पी रहे हो जिसके अंदर जहर है। इतना कहने के बाद नेट की मौत हो गई। वहीं पर हमने एक टब को रखा था जिसके अंदर तेजाब था। उस तेजाब की मदद से हम जेफरसन की लाश को पूरी तरीके से खत्म करने वाले थे मगर तब मैंने तेजाब का इस्तेमाल अलग तरीके से किया। अंदर मैंने नेट की लाश को रखा और ऊपर से जेफरसन को ऐसे रख दिया जैसे जेफरसन ने ही उसके गले को दबाया हो। इतना कहने के बाद वो नीचे गिर जाती है। तब जूड उसे संभालता है। जैसे ही इस चीज को बेनोइट देखता है कहता है कि जब मैंने
यहाँ पर मार्था को देखा था उसके लिप्स सूख रहे थे। मैं समझ गया कि उसने वही जहर पिया है जिस जहर से उसने मारा था नेट को। वो अपनी भी जान दे रही है क्योंकि वो इस गिल्ट को बर्दाश्त नहीं कर पा रही। मार्था अपने अंतिम शब्दों में कहती है कि फादर मुझे माफ कर दो, मगर जो कुछ भी मैंने किया इस चर्च को बचाने के लिए किया। इतना कहने के बाद वो दम तोड़ देती है और उसके हाथ से हीरा नीचे गिरता है। ये दोनों हीरे को देखते हैं। बेनोइट यहाँ से चला जाता है, कहता है हीरे से मेरा कोई लेना देना नहीं है। अब समय ऐसे ही बीतने लगता है। कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि ली रॉस ने पूरी किताब लिख दी है जेफरसन पे और उसकी किताब हिट भी हो गई। दूसरी तरफ हम वेरा को देखते हैं जिसने टाउन को छोड़ दिया। अब वो शायद से अलग रह रही है। उसके साथ साथ सिमोन भी अपने ऊपर ध्यान दे रही है ताकि अपने पैर को ठीक कर सके। अब वो किसी चमत्कार की उम्मीद में नहीं है। दूसरी तरफ हम शाय को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा भड़का हुआ है। वो जूड और बेनोइट को कहता है कि मुझे हीरे के बारे में पता लग गया, वो संपत्ति मेरी है, बताओ कि कहाँ पे है। ये दोनों कहते हैं कि हमें नहीं पता। तब शाय कहता है कि मैं तुम लोगों पे नजर रखूंगा। अगर तुम लोगों ने कभी कुछ भी बड़ी चीज खरीदी या चर्च को कोई भी बड़ा डोनेशन आया तो मैं वापस आऊंगा और उस चीज को ले लूंगा क्योंकि वो संपत्ति मेरी है। जूड कहता है कि ये चर्च तुम्हारी संपत्ति है, तुम जब चाहो तब यहाँ पर वापस आ सकते हो। शाय गुस्सा होकर के चला जाता है। लैंगस्टॉर्म जूड को कहता है कि अब से तुम्हें इस चर्च को संभालना है। इतना कह के वो भी चला जाता है। तब बेनोइट आता है जूड के पास। ये दोनों एक दूसरे का शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि इन दोनों ने एक दूसरे की मदद की। जूड बेनोइट को कहता है कि तुम जब चाहो तब यहाँ पर आ सकते हो मुझसे बात करने के लिए। बेनोइट मुस्कुरा करके निकल जाता है। जैसे जैसे समय बीतता है जूड यहाँ पर एक नया क्रॉस लगवाता है उस खाली जगह पे। तब हमें पता लगता है कि उसने क्रॉस के अंदर ही उस हीरे को रखा हुआ है जो सच्चाई सिर्फ उसे पता है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।